गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, दिस इज़ वरुणा शर्मा। बेटा अभी हम 9th क्लास में हैं। चैप्टर 14 का हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं। चैप्टर 14 एज यू नो नेचुरल रिसोर्सेज हम शुरू कर चुके हैं और ये उसका सेकंड वीडियो है जिसमें आज हम डिस्कस करेंगे एयर, द ब्रीथ ऑफ लाइफ। मीन्स एयर जो है कितनी ज़रूरी है किसी लिविंग बीइंग के लिए, यानी लिविंग बीइंग जो हैं या लाइफ जो है वो एयर के बिना नहीं हो सकती, क्योंकि एयर ही लाइफ की ब्रीथ है। अब आप तो जानते हैं ना, ब्रीथिंग जो है या ब्रीथ जो है ये एक इम्पॉर्टेंट मेटाबॉलिक कहना चाहिए रिएक्शन है या फिज़ोलॉजिकल फंक्शन है किसी भी लिविंग बॉडी की। कोई भी बिना सांस लिए नहीं रह सकता। तो उसी तरीके से एयर जो है द ब्रीथ ऑफ लाइफ, किसी भी लाइफ की ब्रीथ है। फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज एयर? एयर इज़ द मिक्सचर ऑफ गैसेस। एयर जो है बहुत सारी गैसेस का मिक्सचर है। फॉर एग्जांपल अगर हम इसमें लें तो नाइट्रोजन गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, वाटर वेपर्स, ऑक्सीजन गैस, डस्ट पार्टिकल्स, मिस्ट एंड अगर हम लें तो उसके अलावा बहुत सारे कंपोनेंट्स एयर में मिक्स होते हैं, बट इन डेफिनेट रेशो। मीन्स बहुत सारी गैसेस का जो मिक्सचर है दैट मिक्सचर इज़ नोन एज एयर। एंड ये जो मिक्सचर है इसमें जो जितनी भी गैसेस प्रेजेंट है वो एक डेफिनेट अमाउंट में प्रेजेंट होती हैं। सबसे ज़्यादा अमाउंट जो है वो नाइट्रोजन गैस का है, उसके बाद ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है। फाइन। अब ऑलरेडी अगर हम कहें तो बायोस्फीयर ऑलरेडी डिवाइडेड था। हमने अपनी पहली वीडियो में डिस्कस किया था कि बायोस्फीयर इज़ डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर एंड एटमॉस्फेयर, है ना। हमने कुछ ऐसा ही तो डिस्कस किया था उस वीडियो में कि सपोज़ अगर ये अर्थ है तो अर्थ के ऊपर एक तो वाटर बॉडीज़ हैं, दूसरा इसके ऊपर जो है लैंड कहना चाहिए वाटर बॉडीज़ हैं, और बाकी जो इसके ऊपर है वो लैंड एरिया है। यानी सपोज़ ये वाला एरिया हो गया लैंड एरिया और ये जो हो गए वाटर बॉडीज़ हो गए। तो जो वाटर बॉडीज़ वाला पार्ट है वो हाइड्रोस्फीयर था, जो ये लैंड एरिया था ये लिथोस्फीयर था। और इन दोनों स्फीयर्स के ऊपर जो ब्लैंकेट एक कवरिंग होगी, ब्लैंकेट की तरह जो इन दोनों लेयर्स को ढके हुए है, दैट इज़ एटमॉस्फेयर। फाइन। तो अभी हम आज बात कर रहे हैं उसी एटमॉस्फेयर के बारे में। सो एटमॉस्फेयर क्या है? क्योंकि एयर कहाँ प्रेजेंट है, एयर इज़ प्रेजेंट इन एटमॉस्फेयर। सो एटमॉस्फेयर इज़ ए ब्लैंकेट लाइक कवरिंग on both the spheres of earth, that is hydrosphere and lithosphere. So atmosphere is the protective, transparent and multi-layered envelope. ध्यान से आप पढ़ें इसकी प्रॉपर्टीज। एटमॉस्फेयर इज द प्रोटेक्टिव, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करा रहा है, ये ट्रांसपेरेंट भी है और साथ साथ ही एक मल्टी लेयर्ड एनवेलप है जो कि एयर से बना हुआ है। फाइन। और ये पूरे अर्थ के चारों तरफ प्रेजेंट है, पूरे अर्थ को ये कवर किए हुए हैं। और एक चीज़ भी यहाँ पर इम्पॉर्टेंट बात है कि अर्थ की जो ग्रेविटेशनल पावर है वो इस एटमॉस्फेयर को अपने साथ बाइंड करके रखेगी। फाइन। इस पॉइंट पे आप ध्यान दें कि ग्रेविटेशनल पावर जो है अर्थ की वो बाइंड करेगी एटमॉस्फेयर को अर्थ के साथ। नाउ एटमॉस्फेयर में अगर हम लें तो इट हैज़ डिफरेंट लेयर्स, बहुत सारी लेयर्स हैं एटमॉस्फेयर में। ट्रोपोस्फियर है, स्ट्रेटोस्फियर, देन मीजोस्फियर, आयनोस्फियर एंड एक्सोस्फियर। ठीक है, ध्यान से आप पढ़ें। ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मीजोस्फियर, आयनोस्फियर एंड एक्सोस्फियर। इन सब में जो लोएस्ट है, लोएस्ट जो लेयर है दैट इज ट्रोपोस्फियर। फाइन। सो हमारी जो लिविंग एक्टिविटीज़ हैं, लाइफ है, वो ट्रोपोस्फियर में प्रेजेंट है। तो अभी हम ट्रोपोस्फियर को डिस्कस करेंगे। सो ट्रोपोस्फियर इज़ द लोएस्ट लेयर और लोएस्ट पार्ट ऑफ एटमॉस्फेयर एंड इट कवर्स अबाउट 8 to 20 किलोमीटर्स, यानी इतना एरिया ये कवर करेगी। और इस रीजन में क्या क्या प्रेजेंट होगा वो भी आप जान लें। एयर मूवमेंट्स होंगे, वाटर वेपर्स, क्लाउड फॉर्मेशन, डस्ट पार्टिकल्स, ये सब इसी लेयर में प्रेजेंट होते हैं।
फाइन। अब ये हम कह रहे हैं कि भाई हमने हेडिंग रखी थी कि एयर द ब्रीथ ऑफ लाइफ। तो वाई एयर इज़ कॉल्ड ब्रीथ ऑफ लाइफ, क्यों हम कहते हैं कि एयर जो है वो लाइफ की ब्रीथ है? बिकॉज लाइफ कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट एयर, एयर के बिना लाइफ एग्जिस्ट नहीं कर सकती है, क्योंकि जो एयर है, एयर के अंदर गैसेस प्रेजेंट है और ऑक्सीजन गैस जो है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है लाइफ के लिए। फाइन। अब हम कंपैरिजन अगर हम करें एटमॉस्फेयर में, अगर हम कंपैरिजन करें अर्थ का और दूसरे प्लैनेट्स का, तो आप ध्यान करें, अगर हम बात करते हैं वीनस और मार्स की, तो ये एक ऐसे प्लैनेट हैं जहाँ पर लाइफ एग्जिस्ट ही नहीं करती। क्यों एग्जिस्ट नहीं करती लाइफ यहाँ पर? बिकॉज वीनस और मार्स पर अगर हम लें तो वहाँ एयर प्रेजेंट तो है, बट एयर में जो मेजर कंपोनेंट है वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। ध्यान दें इस बात पर। मार्स और वीनस पर जो एटमॉस्फेयर है, उस एटमॉस्फेयर में जो मेजर कंपोनेंट है गैसेस में या एयर मिक्सचर में, वो कार्बन डाइऑक्साइड है और ऑक्सीजन वहाँ पर एब्सेंट है, ऑक्सीजन वहाँ पर नहीं है। और कार्बन डाइऑक्साइड का अगर हम आप अमाउंट देखें तो ये 95 to 97% प्रेजेंट है। अब देखिए ऑक्सीजन की तो बहुत इम्पोर्टेंस है, ऑक्सीजन रेस्पिरेशन के लिए एक इम्पॉर्टेंट गैस है। जब तक फ्री ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तब तक ऑर्गेनिज्म रेस्पायर नहीं कर सकता। रेस्पायर का मतलब ये है कि जितना भी फूड उसने खाया है उसको एनर्जी में कन्वर्ट वो नहीं कर सकता। उस काम के लिए या कंबशन प्रोसेस के लिए जो है ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ेगी। अब वीनस और मार्स पर ऑक्सीजन है नहीं, तो वहाँ पर क्या होगा, बाकी आगे के जो प्रोसेस हैं वो कंटिन्यू नहीं हो पाएंगे, इसलिए वहाँ पर लाइफ एग्जिस्ट नहीं करती है। तो ये पॉइंट आप ध्यान रखें कि वाई लाइफ डजंट एग्जिस्ट ऑन वीनस एंड मार्स। फाइन। तो नेक्स्ट एक देखिए, अब आप जितने भी यूकैरियोट्स हैं और बहुत सारे प्रोकैरियोट्स, यूकैरियोट्स और प्रोकैरियोट्स आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं चैप्टर 5 में, और वहाँ पर जो है ये सेल के टाइप हैं। प्रिमिटिव टाइप ऑफ सेल इज़ नोन एज प्रोकैरियोट एंड एडवांस टाइप ऑफ सेल इज़ नोन एज यूकैरियोट्स। तो जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं, चाहे वो प्रोकैरियोट हों चाहे वो यूकैरियोट है, उन सबको रेस्पिरेशन के लिए ऑक्सीजन चाहिए। हालांकि प्रोकैरियोट्स में कुछ एक बैक्टीरिया हैं जो विदाउट ऑक्सीजन रेस्पिरेशन कर सकते हैं, लेकिन वहाँ पर भी कुछ फॉर्म्स ऐसे हैं उन्हें ऑक्सीजन चाहिए। बट ये ध्यान रखें, यूकैरियोट्स तो सब के सब ऐसे हैं जो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ही रेस्पिरेशन करेंगे। अब भाई ऑक्सीजन क्यों ज़रूरी है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में क्यों रेस्पिरेशन करेंगे? तो रेस्पिरेशन जो फिजियोलॉजिकल फंक्शन है उसका काम होता है फूड को एनर्जी में कन्वर्ट करना। यानी जो रेस्पिरेशन है इसका बेसिक फंक्शन क्या है, इट कन्वर्ट्स फूड इनटू एनर्जी। और ये सारा काम होता कहाँ है, सेल में, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ये सारा चेंजेस हो रहे हैं। फाइन। और जो एनर्जी बनती है वो किस फॉर्म में बनती है, एटीपी मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में, जिसको हम एनर्जी करेंसी कहते हैं। और माइटोकॉन्ड्रिया इन एटीपी मॉलिक्यूल्स को स्टोर करती रहती है। ये बनते भी रहते हैं, खर्च भी होते रहते हैं। तो ऑक्सीजन जो है ये इम्पॉर्टेंट होती है फूड को एनर्जी में कन्वर्ट करना। तो फूड को एनर्जी में कैसे कन्वर्ट होगा, इसका मतलब जो जितना भी डाइजेशन प्रोसेस के थ्रू हमने फूड जो खाया था और वो डाइजेस्ट होने के बाद ग्लूकोज की फॉर्म में बॉडी में स्टोर रहेगा, तो ऑक्सीजन क्या करेगी, उस ग्लूकोज मॉलिक्यूल को ब्रेकअप करेगी, उसका ब्रेक डाउन करेगी और उसको एनर्जी में कन्वर्ट करेगी। समझ में आ गई बात? यानी जितना भी स्टोर्ड फूड होगा सेल के अंदर, उस स्टोर्ड फूड के ऊपर ऑक्सीजन एक्ट करेगी और उसको क्या कर देगी, बर्न, यानी कंबशन करेगी, बर्न करेगी। और बर्न करने के बाद उसको जो है किस में कन्वर्ट कर देगी, स्टोर्ड फूड को कार्बन डाइऑक्साइड में, वाटर में, और एनर्जी लिबरेट कर देगी। ये जो एनर्जी यहाँ से लिबरेट होगी, these energy molecules or ATP molecules will be stored in the mitochondria, therefore mitochondria is known as powerhouse of the cell. फाइन। इसी तरीके से जो कंबशन प्रोसेस है, उन कंबशन प्रोसेस में भी
ऑक्सीजन गैस जो है वो यूज़ हो रही है एनर्जी प्रोडक्शन में, और जनरली यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस होती है एज वेस्ट मटेरियल। ठीक, तो कार्बन डाइऑक्साइड तो वेस्ट प्रोड्यूस हो रही है, वो रेस्पिरेशन में यूज़ नहीं होगी, वो प्रोडक्ट बनेगी रेस्पिरेशन का। लेकिन ये जो कार्बन डाइऑक्साइड बन रही है इतने सारे कंबस्टन और रेस्पिरेशन प्रोसेस से, ये एटमॉस्फेयर में ज़्यादा इकट्ठा नहीं हो पाती, क्योंकि यहाँ पर प्लांट्स, जितने भी प्लांट्स हैं, प्लांट्स क्या करते हैं, उस कार्बन डाइऑक्साइड को यूज़ कर लेते हैं फोटो ऑटोट्रॉपिक फॉर्म में, यानी फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में, और दोबारा से उससे ग्लूकोज बना लेते हैं। और साथ साथ फोटोसिंथेसिस जो प्रोसेस है उसमें ऑक्सीजन गैस लिबरेट होती है, इसी ऑक्सीजन से हम सारा संसार जो है सांस ले रहे हैं। तो कहने का मतलब प्लांट्स जो हैं, जितनी भी कार्बन डाइऑक्साइड कंबशन के थ्रू प्रोड्यूस हुई थी या हमारी रेस्पिरेशन से एज वेस्ट मटेरियल प्रोड्यूस हुआ था, वो सारी की सारी कार्बन डाइऑक्साइड को, या सारी भी ना कहें तो उसका एक मेजर अमाउंट जो है प्लांट्स या फोटो ऑटोट्रॉफ्स दोबारा से फिक्स कर देते हैं ग्लूकोज की फॉर्म में, और ये साइकिल चलती रहती है। फोटोसिंथेसिस प्रोसेस से जो ऑक्सीजन लिबरेट होगी, इससे हम रेस्पिरेशन के लिए यूज़ करते हैं। यहाँ पर आप इक्वेशन भी देख सकते हैं इसकी, केमिकल इक्वेशन, यानी यहाँ पर 6 CO2 मॉलिक्यूल्स रिएक्ट्स विथ 6 वाटर मॉलिक्यूल्स इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल, दे विल कन्वर्ट इनटू ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन। ग्लूकोज हो गया फूड, और ऑक्सीजन हो गई, फ्री हो जाएगी यहाँ से, और ये एनवायरनमेंट में मिक्स हो जाएगी, जिसको हम रेस्पिरेशन की फॉर्म में यूज़ कर लेंगे। फाइन बेटा, तो आप देख रहे हैं कि ऑक्सीजन का भी यूज़ हो रहा है एनवायरनमेंट में, और कार्बन डाइऑक्साइड जो बन रही है उसको भी प्लांट दोबारा से फूड बना लेते हैं और ऑक्सीजन फिर से लिबरेट करा रहे हैं। तो इस तरीके से कार्बन डाइऑक्साइड भी एनवायरनमेंट में यूज़ होती रहती है। साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड का एक और यूज़ भी है, वो क्या है कि पानी में डिज़ोल्व होकर हो जाती है जो कार्बन डाइऑक्साइड, वहाँ से उस डिज़ोल्व कार्बन डाइऑक्साइड को एक्वेटिक एनिमल्स यूज़ कर लेते हैं अपनी बॉडी के ऊपर, जो शेल उनकी बॉडी के ऊपर होती है हार्ड कवरिंग, उस शेल को मेंटेन करने के लिए। ठीक, तो अभी हमने ये जाना कि भाई कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन जो है वो कितनी इम्पॉर्टेंट है, यानी गैसेस जो हैं या एयर के जो कंपोनेंट्स हैं कितने इम्पॉर्टेंट हैं लाइफ के लिए। अब हम बात कर लेते हैं कि एटमॉस्फेयर का जो है क्या इम्पॉर्टेंट रोल है, उसकी क्या इम्पॉर्टेंस है। तो एटमॉस्फेयर की बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है एटमॉस्फेयर। सबसे पहली बात तो इट एक्ट्स एज प्रोटेक्टिव ब्लैंकेट, ये प्रोटेक्टिव ब्लैंकेट की तरह काम कर रहा है अर्थ के ऊपर। दूसरा, ये हीट के लिए बैड कंडक्टर है, कहने का मतलब हीट को जल्दी से रिलीज़ होने नहीं देता है। इसका मतलब जब रिलीज़ नहीं होने दे रहा तो ये हीट का बैड कंडक्टर है, तो ना तो बहुत ज़्यादा जल्दी से जो है हीट को एब्जॉर्ब करता है, ना ही उसको रिलीज़ करता है, उसको एमिट भी नहीं करता। इसका मतलब इट मेंटेन्स द एवरेज टेम्परेचर ऑफ अर्थ। क्लियर, दिन के टाइम भी, सारे साल भी, और रात में भी। अब अगर हम अर्थ एटमॉस्फेयर को कंपेयर कर दें मून एटमॉस्फेयर के साथ, तो आप जानकर हैरान होंगे कि मून के ऊपर क्या कंडीशंस प्रेजेंट हैं। तो मून के ऊपर बड़ी ही ड्रास्टिक कंडीशंस हैं जो लाइफ को बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करती हैं। अगर आप देखें तो मून पर जो टेम्परेचर रेंज है वो -190 डिग्री सेंटीग्रेड टू 100 डिग्री सेंटीग्रेड है, यानी रात में ये होगा, रात के टाइम ड्यूरिंग नाइट, रात के टाइम मून पर टेम्परेचर माइनस में चला जाता है, और वो भी देखो कितना 190 डिग्री। अगर यहाँ अर्थ पर टेम्परेचर, आपने सुना होगा लेह लद्दाख में या इस टाइप के जो बिल्कुल ठंडे इलाके होते हैं वहाँ पर माइनस में चला जाता है टेम्परेचर, 0 डिग्री माइनस में, तो वो लोग कितनी मुश्किल से अपना जीवन जीते हैं, है ना। जल्दी से वहाँ कोई वेजिटेशन भी उस एरिया में नहीं होता, एनिमल्स भी बहुत कम वहाँ मिलते हैं, लोगों को भी वहाँ सर्वाइव करने में बड़ी दिक्कत आती है। तो मून पे जो -190 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है, तो वहाँ कोई कैसे सर्वाइव कर सकता है। इतने लो टेम्परेचर पर सर्वाइव कर पाना इम्पॉसिबल है, इसीलिए लाइफ एग्जिस्ट नहीं करती।
दूसरा देखो, रात में कंडीशंस बिल्कुल अपोजिट हो गई। क्या हो गया कि दिन में वहाँ जो है, रात में वहाँ जो है 190 डिग्री है माइनस में, तो दिन में वहाँ पर 110 डिग्री सेंटीग्रेड है ना। और आप जानो कि 100 डिग्री पर तो पानी उबल जाता है, और ये तो उससे भी 10 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया। दिन में इतना ज़्यादा टेम्परेचर यहाँ पर है। तो एटमॉस्फेयर ना होने की वजह से ये तेज़ी के साथ तो एब्जॉर्ब, जब सन आएगा, सन होगा, दिन का समय होगा, तो बहुत तेज़ी से टेम्परेचर को बढ़ा लेगा, हीट को एब्जॉर्ब कर लेगा, और टेम्परेचर बढ़ गया 110 डिग्री, जिसमें लाइफ सर्वाइव नहीं कर सकती। ऐसे ही रात को, जब क्योंकि एटमॉस्फेयर है नहीं, तो ये बहुत ही आसानी से बहुत जल्दी उस हीट को एमिट कर देता है, और टेम्परेचर इतना ज़्यादा कम हो जाता है, माइनस में चला गया, वो भी 190 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये दोनों ही कंडीशंस ड्रास्टिक कंडीशन है, ना तो दिन में सपोर्ट मिल रहा है लाइफ को इतने हाई टेम्परेचर में, ना ही रात में मिल रहा है। इसीलिए मून पर लाइफ जो है वो इम्पॉसिबल है, क्योंकि वहाँ एटमॉस्फेयर नहीं है, वहाँ एयर नहीं है। बिकॉज ऑफ द एब्सेंस ऑफ एयर, लाइफ इज़ इम्पॉसिबल एट मून। वहाँ पर लाइफ की कल्पना नहीं कर सकते हैं। तो आज के हमारे इस वीडियो में आपने जाना एटमॉस्फेयर क्या है, एयर क्या है, किस तरीके से एयर जो है मतलब एटमॉस्फेयर मेंटेन करता है, और एटमॉस्फेयर जो है वो अर्थ पर टेम्परेचर मेंटेन करने में रोल प्ले करता है। ऑक्सीजन के सिग्निफिकेंस क्या हैं, कार्बन डाइऑक्साइड के सिग्निफिकेंस क्या हैं। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा। फिर भी अगर किसी कोई क्वेरी है तो वो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिख दें, और साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बेटा स्क्रीनशॉट भी साथ साथ ले लिया करो। फाइन।